गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आज आपका टेस्ट होगा, तो वो जो टेस्ट है वो आपकी एसएसटी की क्लास होने के बाद में आपको सेंड कर दिया जाएगा क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो आपका पुराना वाला ग्रुप है उसके ऊपर। ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने के बाद में व्हाट्सएप उसी ग्रुप के ऊपर आपको सेंड करना है। पर्सनली कोई भी बच्चा सेंड नहीं करेगा, बल्कि आप उसे ग्रुप में ही अपना आंसर जो है वो सेंड करो। ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर जिस बच्चे की कॉपी सबमिट हो जाएगी उसी को ही माना जाएगा। अदरवाइज हाफ एन आवर के बाद में जो भी बच्चा सेंड करेगा उसका टेस्ट जो है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आपको सेंड कर दिया गया है तो उसके बाद में आपको उसके आंसर्स विद इन हाफ एन आवर ही सबमिट करना है। ओके, तो आज हम अपना 6 का चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जो हमने कल स्टार्ट किया था कि क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिससे रिलेटेड हमने एक स्टोरी देखी थी कि उस स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा था कि वो जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है। कि शांति जो कि एक घर की मेड थी, मिसेस शिंदे के घर के मेड थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, एक क्रिमिनल उसको बना दिया गया, क्राइम बेस पर उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने एक सोने की चेन चोरी की। उसके पास से 10,000 रुपये भी मिले, जो कि ये बताया गया कि उसने ये चोरी करके यहाँ से रख रखे हैं। लेकिन जो शांति थी उसका क्या मानना था कि वो क्या कह रही थी कि मैंने ये चोरी बिल्कुल भी नहीं की, मैंने ये सब मेरे क्या है मेहनत के पैसे हैं जो मैंने जुटाए। तो जैसे ही शांति और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेक आउट पेज नंबर 68। इसके ऊपर कल हमने देखा था कि उसका जो भाई था सुशील, जिसका नाम था, सुशील को अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ के जो एसआई थे, एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर, आप पेज नंबर 68 निकाल लीजिए, कि जो सब इंस्पेक्टर थे राव, उन्होंने जबरदस्ती सुशील को क्या किया, जेल में रखा। 2 दिन तक खूब उसे मारा पीटा गया कांस्टेबल्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा। फिर 2 दिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। क्यों मारा पीटा गया उसे? क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता था। ये तो इंसिडेंट जो था वो था 19/7/2006 का। फिर 23/8/2006 को देखो आप पेज नंबर 68 पर, ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर ए मंथ, यानी कि 1 महीने उसको जेल में रखने के बाद में कोर्ट ने क्या परमिशन दे दी कि अब उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन बेल करवाएगा कौन? उसके लिए वकील होना जरूरी है, एडवोकेट होना जरूरी है, और वो एडवोकेट क्या करेंगे, उसे बेल दिलवा सकते हैं। लेकिन जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक, यस मैम टेस्ट नहीं होगा क्या आज? टेस्ट के लिए बेटा आप लेट ज्वाइन किया है आपने अभी। उस टेस्ट के बारे में मैंने अभी बताया था कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में जो आपका पुराना वाला ग्रुप है उसमें क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, फिर आपको उसके आंसर हाफ एन आवर में ही लिखकर सबमिट करने हैं उसी ग्रुप पर।
ठीक है? यस मैम। ओके, सो कोर्ट ने क्या परमिशन दे दी कि 1 मंथ के अंदर अंदर 1 मंथ के बाद में उसे बेल मिल सकती है। So she was unable to get anyone to stand surely for her for ₹2000. उसके पास तो कोई ऐसा पर्सन था ही नहीं जो उसको 20,000 रुपए दे सके। For what? She therefore continued to be in jail. 20,000 रुपए उसके पास थे नहीं कि वो किसी एडवोकेट को कर सके, और इसके लिए उसे कंटिन्यू कहाँ रहना पड़ा? जेल में। She is very traumatized. She is worried about what will happen during the ट्राई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, चिंतित थी कि उसे लग रहा था कि अब पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसने वो चीज उसका कहना था कि मैंने ये चोरी की ही नहीं है और मुझे बिना बात की सजा मिल रही है। What will happen to me? शांति सोच रही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। I haven't done anything wrong. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। And yet I am behind bars. फिर भी मुझे जेल के पीछे डाल दिया गया है। Just because मैडम सस्पेक्टेड मी। और किस वजह से उसे जेल में रखा गया? क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रही थी तो वहाँ की जो मैडम थी, सिर्फ उनके ऊपर, शांति के ऊपर उनका क्या था? शक था। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, विल आई एवर गेट इट बैक? जो पैसे मैंने बहुत मेहनत से बचाए थे, वो सारे पैसे अब बहुत मुश्किल से ही मैं जुटा पाऊंगी, यानी कि 10,000 रुपए जो उसके पास थे, उतने पैसे उसे अब बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ऐसा शांति सोच रही थी जेल के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो है 14/9/2006 का। द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। जो पुलिस है उन्होंने क्या किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट जो थी वो सबमिट कर दी शांति की। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑफ टू शांति, कि उन्होंने वो चार्जशीट शांति के खिलाफ जो सबमिट की गई वहां पर, उसे सबमिट करने के बाद में उन्होंने उसके खिलाफ क्या, विटनेस जो गवाह वगैरह हम कहते हैं, उन गवाह को भी वहां ले आए, मतलब कि पेश कर दिया गया जेल के अंदर। जेल के अंदर वहां, सॉरी कोर्ट के अंदर वहां सबमिट कर दिया गया। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर। शांति ने क्या बोला कि मेरे पास तो कोई लॉयर है ही नहीं टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, यानी कि जो मेरे लिए यहाँ पर लड़ सके, मैंने ये चोरी की ही नहीं है, उस केस के लिए मेरे पास तो कोई भी लॉयर नहीं है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, यानी कि फिर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एडवोकेट को अपॉइंट किया जिनका नाम क्या था, कमला रॉय, जो कि शांति के बचाव में गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के खर्चे से ही उनको अपॉइंट किया गया कि वो शांति के लिए वो केस लड़ेंगे। According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. यानी कि ये किस में लिखा गया, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को एक लॉयर हायर करने का अधिकार है कि वो अपने बचाव में एक लॉयर रखकर और किसी भी केस को लड़ सकता है। आर्टिकल 39A of the Constitution place a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। और दूसरी चीज, यानी कि एक तो ये था कि आर्टिकल 22 में क्या बताया गया कि हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है अपने बचाव के लिए। दूसरी चीज क्या दी गई है आर्टिकल 39A में, इसको अंडरलाइन कर लो, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना भी जरूरी है कि किस आर्टिकल में क्या चीजें बताई गई है। तो आर्टिकल 39A में क्या बताया गया है कि जो भी पर्सन जो कैपेबल नहीं है किसी भी लॉयर को हायर करने में, किस गरीबी के कारण या फिर वो
इस लायक नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, जो क्या करेगा, स्टेट जो है कोर्ट, वो उसे एक लॉयर हायर करके देगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद एक लॉयर उसे देगी ताकि वो अपने बचाव में लड़ सके। सो एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। एडवोकेट कमला रॉय जो थी वो शांति से कहाँ मिली, कोर्ट में। हियर आर माय केस पेपर्स, कि शांति ने क्या कहा कि ये रहे मेरे केस के पेपर। आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माय एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन, कि मुझे जबरदस्ती यहाँ पर चोरी के इल्ज़ाम में, सोने की चेन की चोरी के इल्ज़ाम में मुझे यहाँ जबरदस्ती डाल दिया गया है। दे फाउंड ₹10,000 इन शांति ट्रंक। उसके भाई ने क्या कहा कि उन लोगों को शांति के ट्रंक में क्या मिले, 10,000 रुपए मिले। एंड सेड दैट दिस वाज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन, कि ये वो पैसे हैं जो उसने सोने की चेन बेचकर लेकर आई है। बट दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, कि लेकिन वो पैसे कौन से थे, वो पैसे थे जो कि वो पिछले कई सालों से दोनों भाई बहन मिलकर बचा रहे थे, तो उन पैसे को वो जमा कर रही थी। सो नेक्स्ट इसके बाद में 11/12/2006 के अंदर द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे's गोल्ड चेन and possession of money ₹10,000 got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty and I claim trial. यानी कि कोर्ट ने क्या किया, वो केस चल रहा था कि उसने सोने की चेन चुराई है और 10,000 रुपए उसको उस चेन को बेचने के बाद में मिले हैं, तो ऐसा कोर्ट ने बताया। तो आई प्लीड नॉट गिल्टी, यानी कि शांति कह रही थी कि मुझे इसके लिए कोई गम नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने की नहीं है, मैंने चोरी की नहीं है, मैं निर्दोष हूं। ठीक है। सो नेक्स्ट डे द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिन, यानी कि ये क्या हुआ था कि जब मजिस्ट्रेट शुरू हुआ, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो इंसिडेंट शुरू किए गए उससे पहले ये ट्रायल चल रहा था, यानी कि आपस में बहस चल रही थी। 8/3/2007 को द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ही प्रेजेंट मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज ए की विटनेस, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे उन लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को कोर्ट में बुलाया और वहां पर उनसे बातचीत की। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, कि उन्होंने क्या पूछा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, यानी कि जो उनकी तरफ से लड़ रहा था उन्होंने क्या पूछा कि आप बताइए कि आपकी जो चेन है वो कैसे खोई। तो उन्होंने क्या बताया, आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉयर, कि उन्होंने वो चेन कहाँ रखी थी, ड्रॉर में। शांति स्टोल इट, शांति ने चुरा ली। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम, कि शांति के अलावा दूसरा कोई भी मेरे रूम में नहीं जाता था। मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी, मिस्टर शिंदे जिन्होंने शांति की पेटी जो थी उसको पूरा सर्च किया मेरे सामने। एंड वी वर शॉक टू फाइंड ₹10,000, और वो लोग 10,000 रुपए का जब एनवेलप उसमें मिला तो उससे वो बहुत अचंभित हो गए। इन एन एनवेलप शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शांति के पास ये पैसे कहाँ से आए, उसने मेरी गोल्ड की चेन बेचकर ये पैसे लेकर आई है। शी इज ए थीफ, वो चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। दूसरी जो एडवोकेट जो कि शांति की तरफ से लड़ रही थी, तो शांति ने मिसेस जो रॉय थी, एडवोकेट रॉय, उन्होंने क्वेश्चन किससे किया, मिसेस शिंदे से। क्या क्वेश्चन किया, सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन, कि इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि शांति को चेन चुराते हुए आपने नहीं देखा था। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, ना ही आपने शांति के हाथों में कभी चेन देखी। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज वर्क फॉर यू नथिंग हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, जो पिछले 3 सालों से वो आपके यहाँ काम कर रही है और कभी किसी चीज की चोरी नहीं हुई। You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month, और आप उसे रेगुलरली हर महीने 1,000 रुपए पे कर रहे हो। So on 24
24, 2007, Advocate Roy examined Sushil and his employer as defense witness. Through their testimony, she is able to show that rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be earning of Sushil and Shanti. यानी कि पूरे केस की जो कंटिन्यू एग्जामिन्स होने के बाद में लास्ट में क्या डिसीजन निकला कि शांति और सुशील के पास में जो पैसे थे वो चोरी के नहीं बल्कि उनकी मेहनत के कमाए हुए थे. Take out page number 70, 14/5/2007. As the trial is nearing completion, जैसा कि केस की जो सुनवाई थी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ चुकी थी, तो खत्म होने वाली थी, तो सुशील learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. यानी कि जैसा कि उस ट्रायल कंप्लीशन में ये पता चला कि सुशील ने क्या जाना कि जो शिंदे हैं उनके पड़ोस में कुछ यंग बॉयज जो यंग मैन है उनका एक गैंग है जो किस बेस पर काम करता है कि घरों से ज्वेलरी चुराने का काम करता है. सम ऑफ मिस्टर शिंदे सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग. कुछ लड़के जो कि मिसेस शिंदे का जो बेटा था उनके फ्रेंड जो थे उसी गैंग में शामिल थे. एंड मिसेस शिंदे चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम. और वो चेन किसके पास मिली? मिसेस शिंदे के बेटे के जो दोस्त रहते थे उनके साथ उन्हीं गैंग के पास वो चेन मिली. सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस. सुशील ने ये सारी चीजें किसको बताई? एडवोकेट को बताई. एंड एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर. एडवोकेट रॉय ने इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया एज ए डिफेंस विटनेस के रूप में, क्योंकि जो इंस्पेक्टर शर्मा थे उन्होंने जब फाइंड आउट किया इस केस के बारे में तब उन्हें क्या पता चला कि मिसेस शिंदे के जो बेटे हैं वो और उनके दोस्त इन लोगों का एक गैंग है जो ज्वेलरी चुराते हैं हर घर से, और उन लोगों के पास ही मिसेस शिंदे की चेन जो है वो मिली. तो विटनेस के रूप में उस इंस्पेक्टर को सामने लाया गया कोर्ट के अंदर. इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड. कि कोर्ट में जब बुलाया गया तो एडवोकेट रॉय ने उनसे क्या पूछा कि मिस्टर शर्मा कि आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको क्या मिला है. तो हियर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर शिंदेस एंड हर्स as hers. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. यानी कि उन्होंने क्या दिखाया कि वो चेन दिखाई कि ये वो चेन है जो मिसेस शिंदे की है और ये चेन उन लड़कों का जो गैंग था उन लोगों ने ही चुराई है और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है. नेक्स्ट 15/7/2007 को द जज हियर्स द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल द विटनेस. जज जो है उन्होंने सारी चीजें सुन ली सबकी. आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा के गवाही के बाद में एडवोकेट रॉय आर्ग्यू बिफोर द जज दैट इट हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड. यानी कि रॉय ने जो एडवोकेट रॉय थी उन्होंने क्या कहा कि शांति जो थी वो निर्दोष है, अब उसे छोड़ देना चाहिए. Shanti, you are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over to you the rupees 10,000 that they had sealed. In my written judgment. यानी कि जो जज थे उन्होंने क्या बोला कि जो पैसे आपका यहाँ एनवेलप में 10,000 रुपए आपके जो सबमिट थे वो अब आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे. वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, वो आप वापस ले सकते हैं. इस चीज के लिए मैं रिटर्न ऑर्डर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर दे दूंगा. I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. यानी कि और जो SI राव जिन्होंने आपके साथ आपके भाई के साथ बुरा बर्ताव किया जेल के अंदर बिना किसी चीज को जाने पहचाने, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. So from the above incident you can see that the 4 key player in the criminal justice systems are. यानी कि ये जो इंसिडेंट ये जो स्टोरी हमने आज पढ़ी है इस स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो स्टोरी है इसमें 4 की प्लेयर्स यानी कि 4 प्लेयर्स हैं जिनका जजमेंट यानी कि जिनके बेस पर ये पूरा केस जो है वो सॉल्व किया गया. कौन कौन थे? द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज.
यानी कि कौन कौन हो गए? एक तो पुलिस जो शांति को पकड़ कर लेकर आई थी, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सामने जिसने केस किया है उसकी तरफ से जो लॉयर होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर बचाव में जो दूसरा लॉयर होता है वो डिफेंस लॉयर, एंड द जज, यानी कि इन चारों ने मिलकर क्या किया था? इस पूरे केस को सॉल्व किया। इसको अंडरलाइन कर लो, 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल सिस्टम, यहाँ से द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस, कि आप क्या देख रहे हो कि ये पूरा रोल देख रहे हो जो अबव केस में किया गया है। नाउ लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। अब हम अलग अलग, जैसे कि पुलिस का क्या रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, और उसके अलावा डिफेंस लॉयर और जज के अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसके लिए पुलिस का क्या रोल है, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पुलिस का? टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम, कि कोई भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ उसे क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। तो आप इसको पॉइंट वाइज देखो, फंक्शंस लिख सकते हो इसके, अपनी नोटबुक लो, आप रफ नोटबुक में एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ लिखना है, इसको फेयर नोटबुक में कैसे लिखना है। ठीक है? तो फंक्शंस ऑफ ए पुलिस, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, यहां से आप लिखोगे टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, आपके बुक में भी है फर्स्ट लाइन में, आप वहां से देखकर इसको पूरा पॉइंट वाइज लिख लोगे कि टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम, about the commission, मैम yes, मैम कौन से पेज नंबर पे कहाँ है? पे? आप फिर क्या देख रहे हो बेटा, मुझे तो ये बताओ, मैं हर एक पेज को टर्न कर रही हूँ तब मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ ना? 70 पेज नंबर पे है मैम। मैं जब भी पेज टर्न कर रही हूँ मैं कम से कम भी 1-2 बार पेज नंबर जरूर बताती हूँ। अगर आप कंटिन्यू यस ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा? मैम क्लास बार बार कनेक्ट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। यहाँ तो कंटिन्यू चल रहा है। मैडम पता नहीं, बार बार क्लास हट रही है। हाँ तो वो अब आप देख लो, पेज नंबर 70 के ऊपर लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है? मैम वो कमीशन ऑफ ए क्राइम में गया। हाँ, कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है? तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है पुलिस का कि कोई भी जो क्राइम है उसके जो कंप्लेन करता है उसका पूरा क्या करना है? उसे इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है? An investigation include recording statement of witness and collecting different kinds of evidence। यानी कि दूसरी चीज क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, किस बेस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? या तो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होगा कोई, या फिर कोई विटनेस हो, या फिर अलग अलग एविडेंस कलेक्ट करना। ठीक है? या फिर वो क्या करेगी? अलग अलग एविडेंस कलेक्ट करेगी। सो सेकेंड पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा कि एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी? रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट includes recording statement,
सेकेंड विटनेस, विटनेस, विटनेस मतलब गवाह जो होते हैं। आप लोग देखते हो ना टेलीविजन पर, कोर्ट में जब लेकर जाते हैं तो अलग अलग गवाही देने आते हैं, है ना। तो इस तरीके से विटनेस। और थर्ड एविडेंस क्या होगा कि कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेस के द्वारा पुलिस जो है वो काम करती है, इन्वेस्टिगेशन इन 3 बेसिस पर करेगी। अगर मान लो बीच में से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस बेस पर होती है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, तो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट कलेक्ट करेगी, विटनेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी एविडेंस जो है वो कलेक्ट करेगी, ठीक है। On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion, यानी कि उसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पुलिस क्या करेगी, एक ओपिनियन, यानी कि उसके ऊपर अपना विचार जो है, यानी कि जो भी एविडेंस उसे मिलते हैं, तो आप ऐसे कोई भी जैसे केस है किसी का भी, तो उसके ऊपर हमें कोई भी एविडेंस मिलता है तो हम अलग अलग विचार देते हैं ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये मिला है तो उसने ऐसा किया होगा। तो इस तरीके से पुलिस की भी अपनी ओपिनियन होती है। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. यानी कि जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या बनेगा कि फॉर्म एन ओपिनियन, इट फॉर्म्स एन ओपिनियन, एक तो अपना ओपिनियन बनाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है कि एविडेंस पॉइंट जो उसे मिलेंगे जिस पर्सन के खिलाफ, तो उसके लिए क्या करेगी, दे फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट, कि अगर ओपिनियन उनका सही है, जो एविडेंस है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस पॉइंट दे विल फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, लिखो आप, मैं बोलती हूँ, अकॉर्डिंग टू the evidence points, according to the evidence points, स्पेलिंग देखो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, इसमें देखते हुए चलो कि according to the evidence points they file a, they means पुलिस, they की जगह आप ब्रैकेट में पुलिस भी लिख लो कि they file a charge sheet in the court। तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने ओपिनियन के बाद में उनका जो एविडेंस होगा उस बेस पर वो कोर्ट में क्या करेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, कि जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि कौन गुनहगार है या कौन नहीं है, वो उसका काम नहीं है। दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड, उसके लिए कौन है, जज दिए गए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वेदर ही इज रॉन्ग और राइट। सो यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि यूनिट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ, which means that everyone is subject to the law of the land, यानी कि हर एक के पास क्या है, एक कानून, एक लॉ जो है वो सबके लिए बराबर बनाया गया है। दिस इंक्लूड द पुलिस, उसमें कौन कौन आते हैं, पुलिस आते हैं। Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and full respect for human rights। जो पुलिस है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो किसके बेस पर करेगी, विद द बेसिस ऑफ देयर लॉ, जो कानून बनाए गए हैं उसी बेस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या होगा कि फुल रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को फुल रिस्पेक्ट दी जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट हैड The Supreme Court had laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation, ठीक है।
तो आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है और आपका जो टेस्ट है वो अभी आपको दिया जाएगा और उसको आपको सबमिट करना है विद इन हाफ एन आवर। जैसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसके हाफ एन आवर में आप उसे सबमिट कर देंगे। मैम हमें भी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिखना है क्या? नोटबुक में ही लिखकर उसे सबमिट करना है, ऐसे कैसे ओके लिखोगे? मैम। हाँ, मैम उसमें हमारे पास कुछ नहीं लिखना है, आपको अपनी नोटबुक पे लिख के ही उसको सबमिट करना है, ठीक है? मैम क्वेश्चन भी लिखने हैं क्या? सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन तो मैं लिख कर दूंगी। यस मैम। मैम पुराने वाले ग्रुप में हम ऐड ही नहीं है। पुराने वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो? यस मैम। हाँ, तो वो उसमें ऐड कर देती हूँ अभी आपको, ठीक है? ओके मैम। और यस मैम।